गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं से विषय हमारा हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरंभ भाग 1 से है पद्यखंड से हमारी जो कविता है नंबर 7 गजल, कवि दुष्यंत कुमार। इसको हमने कल समझा था, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। ये गुलमोहर आया था हमारा जो आखिर का जो हमें पद्यांश नंबर 7 जो पढ़ा था, उसमें गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह की फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखें। यानी कि जो हमारा पद्यांश नंबर 7 था उसमें गुलमोहर की चर्चा हुई थी। गुलमोहर के बारे में हुआ था कि बगीचे गुलमोहर के तले, तो उसका अर्थ बताना है कि किस अर्थ में हुआ है, कोई पेड़ का अर्थ है या फिर कोई और सांकेतिक अर्थ है। देखिए, निश्चित रूप से जो गुलमोहर है, गुलमोहर ग्रीष्म ऋतु में लहलाने वाला फूलदार वृक्ष है। यह जो गुलमोहर होता है वो एक फूलदार वृक्ष है, पर कवि ने इसके द्वारा सांकेतिक अर्थ को प्रकट किया। यानी वैसे तो जो गुलमोहर का अर्थ होता है वो फूलदार वृक्ष होता है, लेकिन इस कविता में कवि ने इसका अर्थ जो सांकेतिक अर्थ प्रकट किया है, यह घना छायादार पेड़ अपने घर, नगर और देश का प्रतीक है। यानी कि जो आखिरी जो हमारा पद्यांश था उसमें जो गुलमोहर शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका यानी वो छायादार पेड़ किसका प्रतीक है? जो हमारा अपना घर है, नगर है और देश है, उसका प्रतीक है। जो हमारे जीवन का क्या होता है? आधार है। तो घर है हमारा, नगर है, जो देश है वो हमारे जीवन का आधार है। तो जो गुलमोहर का पेड़ है वो हमारे जीवन का आधार है। यह प्राणियों के सुखों और जीवन का भी प्रतीक है। दूसरी बात, ये जो गुलमोहर है वो दूसरों के, जो हमारे पराये, उनके सुखों और जीवन का भी प्रतीक है। हम अपना जीवन जीते हुए दूसरों के जीवन को सुख में बनाएं, ऐसा कवि चाहता है। यानी कि हम जो अपना जीवन जीते हैं, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो अपने साथ साथ हम दूसरों के जीवन को भी सुख में बनाएं। प्रश्न नंबर 2 है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर? जो हमारा तीसरा पद्यांश है वो, यानी जो शेर दिए हैं दो लाइन के, जो हमारे पद्यांश के रूप में दो लाइन के वो शेर है, तो उसमें कहा कि जो गजल का हमारा तीसरा शेर है उसमें जो दुष्यंत कुमार ने किस बात की ओर संकेत किया है? कवि ने इस शेर में उन लोगों की तरफ संकेत किया है जो किसी भी स्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लेने को तैयार रहते हैं। अन्याय होने पर भी वे विरोध का स्वर ऊंचा नहीं करते, बल्कि उस अन्याय को वो अपना भाग्य मान लेते हैं। जो कवि ने बताया था, हमारा तीसरा जो शेर था कि भाई नहीं, कभी जगत कमीज नहीं है तो वो अपने पाँव से अपने उसको पेट को ढक लेते हैं, तो बेकरार है कभी असर शहर के लिए। यानी कि इसमें कवि ने कहा कि जो लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी जो सहज रूप से, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बुरा आचरण हो रहा है, उसको वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अन्याय के विरुद्ध वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते, बल्कि उसको अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व? कवि ने पहले शेर में चिरागा शब्द का बहुवचन रूप में प्रयोग किया, जो हर घर को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सुख सुविधाओं का द्योतक यानी प्रतीक है। दूसरी बार कवि ने चिराग शब्द का एक वचन में प्रयोग किया, जो जनता को सुख आराम प्रदान करने वाले केंद्रीय सत्ता का बोध कराता है।
सरकार का कार्य है कि वह जनता को सुख सुविधाएं प्रदान कराने की व्यवस्था करे, पर सरकार ही ऐसी नहीं है जो ऐसा काम कर सके। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक और लाक्षणिक प्रयोग करके अपनी कल्पना क्षमता का अद्भुत परिचय दिया। यानी कवि ने यहाँ पर जो पहले शेर में चिराग शब्द का प्रयोग 2 बार किया, वहाँ पे एक तो बहुवचन में आया जिसका अर्थ कि भी जो हर घर को सरकार की ओर से देने वाली सुख सुविधाएं। दूसरी बार जो चिराग शब्द का एक वचन में प्रयोग हुआ वो है जनता को जो आराम देने वाली केंद्र सरकार को। सरकार का तो काम होता है लोगों को सुख सुविधाएं देना, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। तो इसलिए जो कवि ने एक ही शब्द को 2 अर्थों में प्रकट किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इसका हमने अर्थ बताना कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। तो इस शेर में ये है जो इस शेर में कवि कहना चाहता है कि शायर अपने भावों को प्रकट करता है, सरकार का अन्याय जो उसका विरोध करता है, जनता को जागरूक बनाता है। इसलिए शायर को भय है कि सरकार उसकी ज़ुबान को सील देगी, सदा के लिए शांत कर देगी। यानी कि उसकी जो शायर अपने शेरों के द्वारा जनता को जागरूक कर रहा है, उसकी आवाज़ को वो सरकार है जो दबा देगी। छंद के बंधन की जो आवश्यकता गज़ल को होती है, वैसा ही भय सरकार को भी डराता है, इसलिए वह किसी भी स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार छंद के बंधन की आवश्यकता होती है गज़ल यानी कविताओं में छंद को के बंधन की छंदों को जो प्रयोग करते इसमें सावधानी बरती जाती है, वैसा ही जो भय है सरकार को भी बना हुआ है कि भाई जो कवि है वो आवाज़ उठा रहा है सरकार के विरुद्ध, कहीं लोग जागरूक होकर उनके लिए कोई गलत स्थिति पैदा ना कर दे। इसलिए वो शायर को वहीं पर दबा देना चाहता है उसकी आवाज़, कि कहीं शायर लोगों को जागरूक ना कर दे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर।